अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स टॉक के देखने और सुनने वालों को स्कॉलर्स टॉक के प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं सना एक दफ़ा फिर मंथली लाइव सेशन लेट्स टॉक अबाउट इट विद सना में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है होम्योपैथिक और फिजियोथेरेपी में जो एज अ कैरियर सब्जेक्ट इसको कैसे लिया जाए। जैसे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल की फील्ड में जब जाते हैं तो उन मोस्टली स्टूडेंट्स को शौक तो डॉक्टर बनने का होता है, लेकिन फिर अगर मेडिकल में आपका मेरिट नहीं बनता तो कई स्टूडेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि आप डॉक्टर ज़रूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस करके ही डॉक्टर बने। अगर आपको डॉक्टर बनना है खिदमत खल्क के लिए तो आपके पास और ऑप्शंस भी हैं कि आप मेडिकल की वो फील्ड्स को उनकी तरफ जा सकती हैं जिसमें आपको डॉक्टर बनने का भी एजाज़ मिलता है और आप इंसानियत की खिदमत भी कर सकती हैं। तो स्कॉलर्स टॉक इस प्लेटफॉर्म से हमने ये छोटी सी कोशिश की है कि हमारे जितने कुछ जो पाकिस्तानी हैं जो इस इन फील्ड्स के अंदर हैं हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए और जितने हमारे देखने वाले यंग स्कॉलर्स हैं उनसे हम देयर इज नो वीडियो। एरम आप मुझे देख के बता सकती हैं वीडियो नहीं आ रही है। क्योंकि कमेंट आया ना वीडियो नहीं आ रही तो अच्छा। तो इंशाल्लाह आज हम हमारे जो दूसरे एक हमारे साथ इरम हैं जो न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड से फिजियोथेरेपी में पीएचडी कर रही हैं और हमें अभी शॉर्टली ज्वाइन करेंगे डॉक्टर साहब जो होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि होम्योपैथिक में क्या कैरियर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल साइंसेज में जाना चाहते हैं और फिजियोथेरेपी में। तो जब तक हमें डॉक्टर सऊद जॉइन करते हैं मैं इरम की तरफ जाती हूँ। इरम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पहले तो हमारे जो स्कॉलर्स की ऑडियंस है उनसे अपना तारुफ करवा दें, फिर हम इंशाल्लाह फिजियोथेरेपी क्या है और उस सब्जेक्ट में अपॉर्चुनिटी क्या है और उसको कैरियर सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया जाए इसमें हम इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कशन करेंगे। जी इरम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम याकूब है और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने डीपीटी किया है, उसके बाद मैंने एमएस किया है न्यूरो मस्कुलर फ़िज़िकल थेरेपी में। ये मैंने रिफ़ा से किया है डीपीटी भी और डीपीटी में का मतलब है डॉक्टर ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी और एमएस न्यूरो मस्कुलर फ़िज़िकल थेरेपी में किया है, ये दोनों मैंने रिफ़ा से किए हैं। इसके बाद मैंने रिफ़ा के साथ 3 साल लेक्चरशिप भी की है। उसके बाद मैं पीएचडी के लिए न्यूज़ीलैंड आ गई और अभी 1 साल से मैं पीएचडी कर रही हूँ, साथ में मैं टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के साथ काम कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया इरम। माशाल्लाह अगर आपकी वो डिग्रीज़ को गिना जाए तो पहले आपने फिज़ियोथेरेपी की, फिर एमएस किया और उसके बाद आप पीएचडी भी कर लिए तो ये तो मुझे कुछ यूँ लग रहा है कि आपको या तो डिग्रीज़ इकट्ठा करने का शौक है या बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है कि आपने जो है ना अपनी फ़ील्ड में आगे से आगे जाना है, चाहे वो फिर वो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं इंशाल्लाह आपसे ये भी जानूँगी। हम डॉक्टर साउद के थोड़ा-सा शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि वो हमें सेशन पे जॉइन कर लें। मैं इरम से पूछूँगी इरम जैसे मैंने अभी ब स्टार्ट में बात की कि स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं उनको जो होता है शौक होता है डॉक्टर बनने का कि हमने डॉक्टर बनना है। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं या फिर यंग यूथ है उनको सिर्फ़ ये पता होता है कि डॉक्टर सिर्फ़ आप एमबीबीएस करके ही बन सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप इस स्टेज पे थी, जब आपने मेडिकल साइंसेज़ में आना था, तो कैसे आपके माइंड में नहीं था कि आपने एमबीबीएस करना है? आपने कैसे ये जो एक डिफरेंट फ़ील्ड को चूज़ कर लिया? आपको इसके बारे में अवेयरनेस थी, कहीं से पता चला था या बचपन से ही कोई शौक जैसे होता है ना घर में कोई फैमिली मेंबर होता है या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होता है? तो थोड़ी-सी हमें अपनी स्टोरी बता दें, मोटिवेशन आपकी कि आप इस फ़ील्ड में कैसे आईं? मैं भी उन्हीं बच्चों में से थी जिन्हें एमबीबीएस करने का शौक होता है और जी। हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें मैंने डीपीटी किया उसमें जी। 3 ऑप्शंस हमने चूज़ करनी होती है। पहली जी। ऑप्शन जो है वो एमबीबीएस चूज़ की, दूसरी ऑप्शन बीडीएस चूज़ की क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी फ़ील्ड में जाऊँ या किसी ऐसे शोबे में जाऊँ जहाँ पे मैं मरीज़ों के साथ बात कर सकूँ। तो हुँ। तीसरी शोबे का मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था उस टाइम। तो मैंने उन दिनों मेरी एक दोस्त थी जिनके बारे में मैंने सुना हुआ था, उन्होंने भी कोई सेहत से मुतल्लिक कोई शोबा उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, लेकिन
मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो इस वजह से मैंने उनको कॉल की, उनसे पूछा कि वो कौन से शोबे में हैं, तो वो उस टाइम दूसरे सेमेस्टर में थे डीपीटी के। तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ये डीपीटी है, इसमें इस तरह से आप मरीज़ों को सेहतयाब कर सकते हैं वर्जिश वगैरह के ज़रिए, और मुख्तलिफ है बाकी फील्ड से, बाकी शोबाजात से, जो मेडिकल के भी हैं उनसे भी मुख्तलिफ है। लेकिन क्योंकि इसमें भी मरीज़ ठीक होते हैं और मरीज़ को आपने ठीक करना होता है, तो इस वजह से ये फील्ड भी अच्छी है, तो मैंने उस वजह से इसका इंतखाब कर लिया। मतलब सही मैंने है। तीसरी ऑप्शन के तौर पे इसको रखा, और नहीं, उसके बहुत बाद अच्छा है, क्योंकि उस पे जो बेसिक आपकी मोटिवेशन जो मुझे समझ में आई वो यही है कि आपने डॉक्टर सिर्फ नाम के लिए नहीं बनना था कि नाम के साथ डॉक्टर लग जाए। आपको खिदमत करनी थी, इंसानियत की खिदमत करनी थी। तो हाँ, अभी तक तो जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेस्ट सब्जेक्ट तो मेडिकल की में डॉक्टर बनना ही है, जिससे आप खिदमत खल्क का जो है ना फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। तो फिर ऑप्शन यही होती है कि अब मेडिकल पे मेरिट नहीं बन रहा तो कोई ऐसी ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए जिससे आपका जो है एक ड्रीम भी पूरा हो जाए, डॉक्टर भी बन जाए, और एक जो आपकी मोटिवेशन है कि आपने इंसानियत की खिदमत करनी है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इरम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे थोड़ा-सा इर्द-गिर्द में सर्कल में थोड़ी-सी ये चीज़ होती है कि जैसे अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो ना तो आपको क्रेडिट फ़ौरन से मिलता है। सेम उसी तरह अगर आप कोई इस तरह का काम करते हो जिसमें या तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती या उन्होंने नेगेटिव बातें सुनी होती हैं, तो लोग उसको एप्रिशिएट नहीं करते। तो क्या आपने जब ये सब्जेक्ट चूज़ किया तो आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में ये नहीं कहा होगा, मतलब डॉक्टर की तो बात और होती है, एमबीबीएस ये चीज़ होती है, तुम ये फ़ील्ड चूज़ कर लोगी, इसमें आगे करियर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, क्या कर लोगी जाके तुम, मतलब लोगों को एक्सरसाइज़ करवाओगी, ये क्या बन जाओगी? तो इस तरह की कोई नेगेटिविटी आपको फेस नहीं करनी पड़ी? थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। करनी पड़ी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी फ़ील्ड आप चूज़ करें या चुनें तो हुँ, उसमें हुँ। आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरे ख़्याल से जब आप एक काम आपने करना होता है और आप उस काम को करना चाहते हैं, तो फिर आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। हुँ, हुँ। इसमें मैं एक वाक़या शेयर करूँगी कि हुँ, किसने हुँ। मेरा ज़्यादा एतबार इस फ़ील्ड के ऊपर किया। हुआ ये था कि जब मेरा एडमिशन हो गया डीपीटी में, तो हमारा पहला जो हफ़्ता होता है वो ओरिएंटेशन वीक का होता है। हुँ, हुँ। ओरिएंटेशन वीक में ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीकर आते हैं और वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, और कुछ आपके अपने असातिज़ा होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में ये जगह, ये चीज़ इस जगह से आपको मिलेगी, ये आपके असातिज़ा होंगे, और आपको पहले सेमेस्टर में ये पढ़ाएँगे और ये सब्जेक्ट्स होंगे। तो उस वीक को, उस हफ़्ते में मैं नहीं जा सकी थी, आखिरी दिन था उस हफ़्ते का, जो जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी गई। तो उस दिन जो स्पीकर आए हुए थे उन्होंने सबसे एक बात पूछी थी कि आपने ये शोबा क्यों चुना है? इसमें आप क्यों आए हैं? तो सबने अपनी-अपनी राय दी थी, मैंने भी अपनी राय दी। वहाँ पे एक तालिब-इल्म थे हमारी क्लास के, जिन्होंने ये बात कही थी कि हज़रत अली का कौल है कि जो आपकी किस्मत में होता है वो आपको मिल जाता है, और उस पे आपको मुतमईन हो जाना चाहिए कि आपको जो मिला है वो ठीक मिला है। तो हुँ, और जो आपको नहीं मिला वो आपकी किस्मत में था ही नहीं, इस हुँ, वजह से हुँ। आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर बिल्कुल। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, और अगले 5 सालों में मुझे इस चीज़ ने बड़ा मोटिवेट रखा कि हुँ, अ, हुँ। मुझे वो मिल गया है जो मेरी किस्मत में है, तो मुझे उन बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। और आहिस्ता-आहिस्ता फिर, क्योंकि पहला हफ़्ता था, मुझे इस फ़ील्ड के बारे में पता नहीं था कोई ख़ास, तो हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता हुँ। जैसे-जैसे मुझे पता चला, तो मुझे ये शोबा ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया। हुँ, हुँ। और वो हमें नज़र भी आ रहा है कि आपने डीपीटी के बाद एमएस भी किए और आप फिर जो है ना पीएचडी के लिए जो है ना वो मुल्क से बाहर भी चली गई हैं, तो ये एक पॉज़िटिविटी है। और मेरा अपना भी यही मानना है कि कभी हम किसी चीज़ में अगर हमें फेलियर फेस करना पड़ रहा है, तो हम सिर्फ़ हमें एक्सक्यूज़ेज़ नहीं ढूँढने चाहिए। जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप क्वालीफ़ाई नहीं कर पा रहे, तो वो ये कहेंगे मेरिट इतना ज़्यादा हो गया है। मतलब कोई भी एक्सक्यूज़ आ जाएगा कि अगर आप मेडिकल की हुँ, फ़ील्ड में नहीं जा रहे।
आपके पास टाइम ये है कि अगर आप उस फील्ड में नहीं जा रहे तो अब आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए, नेक्स्ट आपका प्लान क्या है। और हुँ, मेरा ये मानना है कि अगर आप अगर एक चीज़ आपको नहीं मिल रही और आप उसी में स्टक हो, बार-बार कोशिश कर रहे हो कि नहीं मुझे यही करना है, तो वो हुँ, टाइम वेस्टिंग है। आपको चाहिए कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो और उस डायरेक्शन में आपको उससे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, एज़ कम्पेयर कि आप उसी फील्ड में उतना अपना टाइम वेस्ट करते हो। आपने ये बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया कि अगर उसमें नहीं जा रहा, अगर आपको नेगेटिविटी भी मिल रही है, लेकिन जहाँ पे आपको पॉज़िटिव एक छोटी-सी भी वो कहते हैं ना चिंगारी मिल जाए रोशनी के लिए, तो वो फिर रोशन होना बहुत आसान होता है। उस टाइम अ, मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन फिर मैंने हुँ, हुँ। इम्प्रूवमेंट के पेपर नहीं दिए, ये सोच के कि बस फ़ील मिल गई हाँ, है मुझे। मोस्टली यही होता है स्टूडेंट्स में, मैं भी उन कैटेगरी में उसी कैटेगरी में फ़ॉल करती हूँ कि हम इम्प्रूव कर लेते हैं, थोड़े-से मार्क्स ज़्यादा आ जाएँगे तो आपका लेकिन मैंने मेरिट पेपर बन नहीं जाएगा। दिए। हाँ, तो बस फिर ये जब हम कुछ बन जाते हैं ना, फिर हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उस टाइम अगर हम वहाँ पे अटके रहते, तो हम कितना टाइम वेस्ट करते। बिल्कुल, तो हमने वो टाइम बिल्कुल। वेस्ट नहीं किया, हमने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और हम जो है ना उससे बेटर फ्यूचर की तरफ जाते हैं। शायद बिल्कुल, उस टाइम लगता है कि बिल्कुल। डॉक्टर बन गए हैं, तो फिर फ्यूचर रोशन हो गया, ऐसी बात नहीं होती। आप जब हो तक कुछ सकता है मैं अचीव यहाँ पे ना होती। हाँ, बिल्कुल। और ये आपकी अचीवमेंट है ना, आप जब भी कुछ अचीव करते हैं वो आपका जो है ना रोशन मुस्तकबिल होता है, बजाए इसके कि अगर आपको किसी ने बता दिया कि डॉक्टर बन गए हो ना, बस डॉक्टर का नाम लग गया, तो अब आप देखें, अब आपके इस नाम के साथ तो मैं कहती हूँ 2-2 डॉक्टर लगने चाहिए, एक तो आपकी फील्ड का डॉक्टर, दूसरी आप पीएचडी करेंगे डॉक्टर्स तो आप का 2 हाँ, 2 डॉक्टर आप डॉक्टर्स केयर बन जाएँगे। पता नहीं अब डॉक्टर सऊद हमारे साथ हमें जॉइन कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, शायद कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है और वो पेशेंट्स को भी देखते हैं, तो वो शायद हुँ, कमिटमेंट थी उनकी टाइम देने की, लेकिन अब ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, हम इस पे कोई उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हमें नहीं कॉन्टैक्ट कर पाए तो इंशाल्लाह उनके साथ हम नेक्स्ट फिर कोई टॉक रख लेंगे। आज फिर हम फिज़ियोथेरेपी को डिस्कस करते हैं, तो जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, जो इस फ़ील्ड के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, हमारे साथ इरम है जो कि मतलब डीपीटी की पहले तो वो डीपीटी कर चुकी हैं, उसके बाद उन्होंने न्यूरो में शायद बताया एमएसपी की है और फिर पीएचडी भी न्यूज़ीलैंड से कर रही हैं। तो हमें मौका मिल गया, मैं इरम ये भी आपसे अब जानना चाहूँगी कि आप पीएचडी के लिए फॉरेन कंट्री इतनी दूर वो भी डीपीटी में पहुँच गई, क्योंकि कई लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। हम इवन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी यही पता होगा कि साइंसेज़ में अगर आप केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में हैं, तो आपको फॉरेन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप मिलते हैं, आप पीएचडी के लिए जा सकते हो या इंजीनियरिंग की फ़ील्ड्स में होती है। तो ये थोड़ी-सी डिफरेंट फ़ील्ड है। आप थोड़ी-सी इसके बारे में भी जो हमारी ऑडियंस है उनको अवेयरनेस दें कि आपको कैसे पता चला स्कॉलरशिप जिस पे आप पीएचडी कर रही हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? थोड़ा-सा उसके ऊपर जो है ना रोशनी डाल दें, थोड़ा-सा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडलाइन मिल जाएगी। मैं स्कॉलरशिप पे नहीं हूँ, अम्मी-अब्बा के पैसों पे हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हूँ। यही अवेयरनेस है ना एक आपने ये देनी है कि कोई ये ना समझ ले कि स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हैं तो थोड़ा-सा जैसे मुझे भी नहीं पता ना, तो ये मुझे भी पता चल गया, तो जो भी इनकी कहानी पीछे है ना वो बतानी चाहिए आपको। जो तो फिर स्कॉलरशिप मेरी है वो अम्मी-अब्बा स्कॉलरशिप है। हाँ, हाँ, चलिए कोई नहीं, वो स्कॉलरशिप भी अगर वो कहते हैं ना थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, अगर लग रही है तो फिर उसके बाद आपको उसका फल भी मिलेगा। तो मैं आपसे ये पूछूँगी, ये जो आपने एमएस किया है, डीपीटी के बाद डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पहले एमएस करना पड़ता है, अगर एमएस भी करना पड़ता है तो उसमें कोई स्पेशलिटी है कि अगर आप यही जो स्पेशलिटी में जाओगी, जैसे आपने अपना शेयर किया, आपकी पीएचडी शायद एक्सरसाइज़ उसमें है। तो मुझे जितना समझ आता है, मुझे तो फिज़ियोथेरेपी सारी एक्सरसाइज़ ही लगती है, बस ये है कि बॉडी के पार्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं, आपकी मूवमेंट और वो आई थिंक ये पूरी एक्सरसाइज़ से रिलेटेड है। तो अगर आपको बताना चाहें जो लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है कि फिज़ियोथेरेपी में कोई आगे फर्दर स्पेशलाइज़ेशन है उनकी आप ये कह लें कि सब क्लासेस हैं, तो उसका थोड़ा-सा जो है ना हमारे अ, साथ भी शेयर कर दें आप, सब क्लासेस को। बिल्कुल। फ़िज़ियोथेरेपी एक कहने के ज़्यादा वाइड एक फ़ील्ड है या शोबा है। इसके हुँ, हुँ। अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे आगे शोबा-जात आ जाते हैं। जैसे मैंने न्यूरो मस्कुलर फ़िज़िकल थेरेपी में एमएस किया, हुँ, हुँ। जिसमें कि आप हराम मग़ज़ जो स्पाइनल कॉर्ड होता है या दिमाग से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज करते हैं।
इसके अलावा जो है जैसे कि फालिज के मरीज़ हो गए, उनका इलाज हो सकता है। जिन्हें लकवा जिनका चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ होता है, उनका इलाज हो सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ जो बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे जिन्हें कहते हैं सीपी बच्चे कहते हैं, उनका इलाज बच्चों में हो सकता है। इस तरह से जो भी दिमाग से और हराम मगज़ से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिसे हराम मगज़ की चोट कहते हैं, जिसमें जिस जगह पे चोट लगती है उससे नीचे का हिस्सा काम करना या कमज़ोर हो जाता है या काम करना छोड़ देता है। तो मेरी फील्ड उससे रिलेटेड है। इसके अलावा अगर लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है तो वो स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी एक अच्छी फील्ड है, जिसमें कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो अगर क्रिकेट मैच हो रहा हो और किसी प्लेयर को, किसी खिलाड़ी को कोई चोट लग जाए तो एक बंदा भागता हुआ आ रहा होता है, वो स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट होता है ज़्यादातर। तो अगर वो फिर आपको बैरून मुल्क भी टीम के साथ जाना होता है, अगर आपको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक है तो आप उस फील्ड को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूरो के अलावा मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी है, जिसमें कि जोड़ों और पट्ठों से के मसलों का इलाज होता है। इसके अलावा कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी भी इसकी एक क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि ज़्यादातर ये फिजियोथेरेपिस्ट आईसीयू में भी काम कर रहे होते हैं, और दिल के मसले हों या इसके अलावा फेफड़ों के मसले हों, उनका इलाज जो है कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये इसकी सब क्लासिफिकेशन है। और फिजियोथेरेपी जो है, अगर इसकी भी बात करें तो इसमें भी आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ वर्जिश नहीं है। इसमें बहुत सारी मोडेलिटीज़ जिन्हें करंट कहते हैं, वो भी लगा के उनका भी क्योंकि अफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, वो उस तरह से करंट नहीं होते, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस होती हैं या कुछ टैपिंग सी इंसान को महसूस होती है, तो उनके ज़रिए भी जो है वो इलाज किया जाता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इस तरह सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन अगर फिर एक्सरसाइज साइंस पे आ जाए तो एक्सरसाइज साइंस ज़्यादा स्पेसिफिक है कि इसमें आप जिस भी बीमारी का इलाज करेंगे वो एक्सरसाइज के थ्रू करेंगे। तो ये यानी जो मतलब अगर उसके जो फील्ड की स्पेशलिटी है ना, फिजियोथेरेपी मींस वो फिजिकल होगा जो भी है, उसमें केमिकल आपका इंटरनली जैसे होता है ना, एक्सटर्नल को मेडिकेशन होती है, वो आपकी ये फिजिकल है, फिजिकल एक्टिविटी से अगर आप वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं बॉडी के, कुछ जैसे सेंसिटिव मसल्स होते हैं उसमें कोई नर्व्स वगैरह हैं जो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो अगर उनमें कोई मूवमेंट नहीं है तो उनको मूवमेंट उन्हें इनिशिएट करने के लिए शायद जो है आपने बताया कि पल्सेस दी जाती है वाइब्रेशन के तौर पे। तो ये बहुत मतलब एक मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स वाले तो आपको तो फिर जगह जगह घूमने का मौका भी मिलता है। अच्छा इरम, आपने क्योंकि मैं ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स के सेशंस करती हूँ, मैं खुद स्कॉलरशिप पे हूँ, मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं स्कॉलरशिप वाले हैं, तो मैंने स्कॉलरशिप की बात कर ली। मैं आपसे मतलब थोड़ा सा मुझे खुद ही इंटरेस्ट हो रहा था कि मैं आपसे जानूँ, अगर आपने मतलब अगर आपने सेल्फ स्टडी पे ही जाना था तो आपने तो न्यूजीलैंड को ही क्यों चूज किया, और दूसरा ये कि जो और जितने भी आपके जैसे स्टूडेंट होंगे जिनके जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आप क्या ऑप्शन देंगी कि उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटीज को चूज करना चाहिए अगर वो पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, या फिर डीपीटी में ही आगे कोई स्पेशलाइजेशन कोई कोर्स वगैरह होता है, तो उसके बारे में क्या आपके क्या बताएंगी हमें? लोग अगर आना चाहते हैं तो ये फील्ड बड़ी अच्छी है, मेरे ख्याल से इसमें ज़रूर आना चाहिए। और बैरून मुल्क तो इस फील्ड के बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है। एक्सरसाइज साइंस तो एक थोड़ी सी स्पेसिफिक भी है और थोड़ी सी डिफरेंट भी है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट उस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवा नहीं रहे होते वो, क्योंकि मरीजों से रिलेटेड एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। जो एक्सरसाइज साइंस है वो जो है वो किसी भी अगर बंदे को कोई मसला नहीं भी है तो उसकी भी एक्सरसाइज करवाई जा सकती है। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड में बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिहैबिलिटेशन के नाम से उनका कोर्स होता है, पीएचडी का या एमएस का, एमएस भी है।
तो इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में एक्सरसाइज साइंस है, और मैंने अब सुना है कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड एमएस भी ये लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी। और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें या तो फिजियोथेरेपी के नाम से हैं या रिहैब के नाम से हैं या एक्सरसाइज साइंस के नाम से हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ आप अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ नहीं करना चाहते और आप किसी और शोबे को इसके साथ मिलाना चाहते हैं, तो उसका भी बहुत स्कोप होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस होती रहती हैं। कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी ड्रग का इफेक्ट देखना है और साथ आपने एक्सरसाइज का इफेक्ट देखना है, तो आप वो भी किसी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायोमार्कर्स वगैरह जो खून के नमूने लेके वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप बायो केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे आके बहुत आसान हो जाती हैं। पाकिस्तान में भी आसान है। पाकिस्तान में और आपने बात की थी कि हम दवाई के बारे में, तो कुछ मेडिसिन है जो फिजियोथेरेपिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा सिस्टम को ट्रीट करने की तरफ नहीं जाते। अगर दर्द है तो वो पेन किलर वगैरह एक जनरल मेडिकेशन वगैरह वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। कुछ मुल्कों में वो फिजियोथेरेपिस्ट सर्जरी भी कर लेते हैं। स्पेशली स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं वो माइनर सी छोटी मोटी सर्जरी या ऑपरेशन वगैरह भी कर लेते हैं कुछ ममालिक में। तो इस तरह से बहुत डाइवर्स है, लेकिन जनरली हमारी फील्ड का जो है वो ताल्लुक ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन करना मकसद नहीं है, लेकिन ये है कि ऑपरेशन की नौबत या तो ना आए, अगर आ गई है तो ऑपरेशन के बाद, क्योंकि मरीज जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये मतलब बॉडी की मूवमेंट्स पे ही हैं। जैसे एक्सरसाइज में है कि अगर आपका बॉडी कोई पार्ट है जो मूवमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने शुरू में बताया ना नर्व्स जो खराब, अगर स्पाइनल कॉर्ड से जैसे पूरी बॉडी को मूवमेंट दे रही है, बॉडी से एसोसिएटेड है, तो बेसिक उसी के ऊपर। अच्छा, आपने वो न्यूजीलैंड का बताया, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स होंगे, जैसे आपने शुरू में अपना बताया कि आपने कहाँ से डीपीटी किया फिर एमएस किया, तो थोड़ा सा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जैसे आजकल तो वैसे भी कोविड की वजह से फॉरेन कंट्री में अपॉर्चुनिटी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, तो विद इन पाकिस्तान जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड, स्पेशली वो जो अभी बच्चे एफएससी करके निकलेंगे, उनको अगर मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूं कि आप एज अपने सब्जेक्ट की एम्बेसडर, आपको स्टूडेंट्स को अपनी फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करना है, तो आप उनको क्या मतलब सजेस्ट करेंगे कि वो इस फील्ड में पाकिस्तान में रह के उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या अपॉर्चुनिटीज है? पाकिस्तान ने अब तो है ये फील्ड काफ़ी इमर्ज कर रही है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम ज़्यादा मुश्किलात थी। जब हमारे टीचर्स ने शुरू किया था तो तब उससे ज़्यादा मुश्किलात थी, क्योंकि वो अपनी स्ट्रगल्स हमारे साथ शेयर करते रहे थे। जब हम लोग उनसे बात करते थे तो उनकी ज़्यादा मुश्किलात थी। वक्त के साथ साथ मुश्किलात, हमने वो मुश्किलात नहीं देखी जो उन्होंने देखी। तो अब क्योंकि अब तकरीबन हर हॉस्पिटल में, जब हम लोगों ने शुरू किया था तो रेलवे हॉस्पिटल हमारा जो सेटअप था वो था, तो वहाँ पे स्थित एक रूम था, एक कमरा था जिसमें हमारा पूरा सेटअप था। अब वो सेटअप बेहतर हो गया है। अब रेलवे अस्पताल में हमारा पूरा डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में जो रिफा है उसमें जो बेसमेंट है वहाँ पे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे मरीजों को देखा जाता है। तो इसी तरह से हर अस्पताल में अब तकरीबन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट मौजूद है, तकरीबन हर अस्पताल में। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट सेटअप हैं जिनमें जाके जॉब की जा सकती है। लोगों ने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह खोले हुए हैं, तो वहाँ पे भी जॉब्स की जा सकती है। इसके अलावा टीचिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं आजकल। जैसे मैंने लेक्चरशिप की रिफा के साथ। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो कि अब फिजियोथेरेपी को कर रहे हैं इंक्लूड अपने सब्जेक्ट्स में। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत टीचिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। और अगर बैरून मुल्क भी बात की जाए तो बैरून मुल्क में भी अगर आप ये देखें कि किसी भी मुल्क में चले जाएं तो फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्लिनिकल, अगर आप क्लिनिकल की तरफ जाना चाहते हैं और जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा डिमांड है।
इसके अलावा अगर आप पढ़ाने की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ पे क्राइटेरिया यकीनन हाई है, क्योंकि वो लेक्चरर भी पीएचडी एटलीस्ट हो तो उसको लेते हैं। तो लेकिन आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं, अगर आप इतने काबिल हैं तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये फील्ड जो है अंदरूने मुल्क में भी और बैरूने मुल्क तो इसका बहुत ही ज़्यादा, और फिजियोथेरेपिस्ट की पे भी बहुत ज़्यादा है अगर बैरूने मुल्क अगर वो जॉब करें तो, हर मुल्क में। तो ये तो बहुत मतलब एक अच्छी ऑप्शन है कि आप जैसे बच्चे जो होते हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको वो होता है कि डॉक्टर बनना है तो अपना क्लिनिक खोलना है, तो ये ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। दूसरा ये आपने बहुत अच्छी बात की, जैसे मेरी सिस्टर खुद वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट से, तो साइकोलॉजी में जैसे उनके लिए होती है इंटर्नशिप करनी है तो आप हॉस्पिटल में आपके लिए एक पोस्ट होती है। तो ये आपने बड़ा अच्छा मेंशन कर दिया कि हर हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी पोस्ट है। तो स्टूडेंट्स को ये मतलब वो परेशान नहीं हो कि अगर हम इस फील्ड को चूज करेंगे तो फिर हमें जो है ना आगे कोई पूछेगा कि तुमने कौन सी फील्ड पढ़ ली जिसका आगे स्कोप नहीं है, तो आपने स्कोप उसका बहुत अच्छा बता दिया। आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप उसको एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो बहुत अच्छा इसका स्कोप, और आपने बहुत ये बताया वाकई। जैसे मैं खुद कोरिया में, तो यहाँ पे बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, जो जैसे डॉक्टर के पास तो आपने जाके चेकअप करवाया, मेडिकेशन ली, काम खत्म हो गया। फिजियोथेरेपिस्ट मेरा ख्याल में ज्यादा पैसे कमाते हैं, सेशन वाइज आप उनको क्योंकि मंथली पर या वीकली वीकली बेसिस पे आप उनको बुलाते हैं, तो हर वीक पे आपका जो वो होगा तो उस पे आपको फिर पैसे भी मिलेंगे। तो ये ज्यादा, अगर आपने पैसे भी देखने हैं तो इसमें पैसे भी बहुत हैं, और फिर काम भी इतना ज्यादा नहीं है, और अच्छी फील्ड है। दूसरा ये है कि जैसे हम देखते हैं ना कि वो पहले वो अवेयरनेस नहीं थी, स्टूडेंट बच्चों को पता नहीं, ऑप्शंस नहीं थी उनके पास। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे टाइम पे स्टूडेंट्स को बस ये पता होता था अगर आप मेडिकल की फील्ड में नहीं, एमबीबीएस की तरफ नहीं जा सकते, या आप फार्मेसी की तरफ चले जाओ, या फिर आप बीएससी कर सकते हैं, बॉटनी जूलॉजी इनको एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास कितनी ज्यादा ऑप्शंस आ रही हैं कि आप जो है ना भी फिजियोथेरेपी में चले जाओ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर सौद हमारे साथ ही, होम्योपैथिक की भी जो है ना बहुत स्कोप है। तो फिजियोथेरेपी में मुझे ख्याल आया कि आपने मुझे ये तो बता दिया कि आप जो हैं वो सेल्फ बेस्ड पे हैं, तो आपको इसकी तो इन्फॉर्मेशन होगी कि जो आपकी ये फील्ड में अगर कोई पीएचडी किसी और मतलब ऑप्शन होंगी स्कॉलरशिप्स की, कई स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए फॉरेन कंट्रीज में या विद इन पाकिस्तान कोई स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है? जैसे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे एचईसी भी न्यूजीलैंड के लिए अगर बात करें तो एचईसी के थ्रू भी न्यूजीलैंड की स्कॉलरशिप्स आती है, और तकरीबन एचईसी के थ्रू बहुत सारे मुल्कों की स्कॉलरशिप्स आती हैं, जिसमें कि आपने एचईसी के थ्रू अप्लाई करना होता है, और फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और फिर यूनिवर्सिटी को आपकी रिकमेंडेशन भेजी जाती है, और फिर यूनिवर्सिटी आपको फाइनली शॉर्ट लिस्ट करके स्कॉलरशिप पे बुला लेती है। इसी तरह न्यूजीलैंड की भी की तरफ से स्कॉलरशिप्स हैं, उनकी डिटेल्स एचईसी की वेबसाइट पे मौजूद हैं, और वो मिल जाएंगे। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड भी है जिसमें आप आ सकते हैं, और 2-3 और यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अप्लाई करें तो आपको आपका स्कॉलरशिप पे हो जाएगा, और वो अच्छी अच्छी अमाउंट होती है कि आपका स्टाइपेंड भी उसमें होता है और आपकी फी भी पे होती है, और आप उस स्टाइपेंड पे तकरीबन बहुत आराम सुकून से यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं, इतना वो स्टाइपेंड होता है। इसके अलावा अगर आप किसी और मुल्क में जाना चाहें तो कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती है जो यूनिवर्सिटी बेस्ड होती हैं, तो वो आप यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट पे देखें तो आपको इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की भी यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स भी हैं, जिनके लिए यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करती है स्टूडेंट्स को, और फिर उसके बाद वो नॉमिनेशन शॉर्टलिस्ट होना होता है। जैसे मैं नॉमिनेट हुई थी यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आपसे बेहतर लोग थे जिनका एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें आपसे बेहतर थी, तो इस वजह से हम लोगों ने ये स्कॉलरशिप उन्हें दे दी। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स भी हैं जो कि आपका डिपार्टमेंट नॉमिनेट करता है, यूनिवर्सिटी आपको फिर वो स्कॉलरशिप देती है। तो ये यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन ऐसी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं।
मतलब मुझे यही चीज़ समझ आई है, जैसे आप आपने ज़्यादा बात अपनी यूनिवर्सिटी की तो ऑब्वियसली अपनी यूनिवर्सिटी से मैं एसोसिएटेड हो तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन जैसे ओवरऑल आपने बता दिया अगर एचईसी आपको स्कॉलरशिप दे रही है, जैसे वो हमारी गवर्नमेंट का, तो बाकी यूनिवर्सिटी में वो अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड का अगर स्कोप है तो ऑब्वियसली ये एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, सिर्फ आपको एक्सप्लोर करने की खुद से ज़रूरत है कि आप देखें अपने इर्द-गिर्द, खुद से यूनिवर्सिटीज़ में सर्च करें क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में सारी आपको ऑप्शन दी होती है, स्पेशली जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होती हैं। तो वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, उनमें आपके पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी भी होती हैं। यार मैं आपसे ये पूछूँगी कि आप जैसे अब आप पीएचडी स्कॉलर हैं, अभी आपकी इंशाल्लाह जितना भी इसका टाइम ड्यूरेशन होगा आपकी पीएचडी हो जाएगी। आप पीएचडी के बाद अपना फ्यूचर क्या देखती हैं? मतलब आपने कुछ प्लान किया हुआ, कोई माइंड में कुछ इस तरह की, जैसे मैं अगर किसी को सजेस्ट करना चाहूँ कि आप इस सब्जेक्ट की तरफ आएँ, तो मुझसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि इसको एज़ अ फ्यूचर अगर आपने किसी को देखा है, तो आप उस मतलब उसको एज़ अ रेफरेंस अगर यूज़ किया जाए, तो आप अपना फ्यूचर क्या देखती हैं? अपने फ्यूचर में बहुत कुछ देखती हूँ। नहीं, ज़रूर पॉज़िटिव चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो मैं यही आपकी पॉज़िटिविटी वो सुनना चाह रही हूँ, और जितने जो स्टूडेंट्स हैं जो मोटिवेट हो रहे हैं कि हम जो है ना इसको सब्जेक्ट को चूज़ करें, तो उनको और थोड़ी-सी पॉज़िटिव जो है ना मोटिवेशन दे दें कि उनका फ्यूचर क्या होगा। तो आप क्या मेरा देखती हैं अपना फ्यूचर? पीएचडी से पहले भी ये इरादा था, पीएचडी के बाद भी होपफुली इंशाल्लाह ये इरादा होगा कि मैंने एक क्लिनिक खोलना है अपने लिए। इसके ज़बरदस्त। अलावा अगर फिर पाकिस्तान में मैं साथ-साथ टीचिंग की तरफ जाऊँगी, क्योंकि मैं हुँ, यहाँ पे आने से पहले भी टीचिंग कर रही थी, हुँ, हुँ, लेक्चरशिप कर रही थी, तो हुँ, हुँ, ज़्यादातर मेरा रुझान यही है कि मैं इसके बाद भी जो है वो टीचिंग करूँगी। और हुँ, हुँ, इसके अलावा यहाँ पे रहते हुए मेरी कोशिश है कि मैं जितना एक्सपीरियंस यहाँ से ले सकती हूँ, चाहे वो हुँ, टीचिंग की तरफ है। इससे पहले मैंने रिसर्च असिस्टेंट का भी काम किया था हुँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के साथ ही, हुँ, और हुँ, तो उसका भी मेरे पास एक्सपीरियंस मौजूद है। तो इस वजह से मेरी हुँ, कोशिश है कि मैं यहाँ पे रहते हुए जितना एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र ले सकूँ मैं ले हुँ, लूँ। हुँ, इसके अलावा मैंने हुँ, कोर्सेज़ भी किए हैं। तो यहाँ पे अच्छी बात ये होती है कि आप एक दफ़ा किसी यूनिवर्सिटी में आ जाएँ, तो मेरे ज़्यादातर कोर्सेज़ फ्री थे जो हुँ, मैंने लिए, हुँ, और हुँ, हुँ, बल्कि जो मैंने जॉब्स की उसकी मुझे पे मिल रही है और पे मिल रही थी। हुँ, हुँ, तो आप अगर यहाँ पे आने के बाद अगर आप आ जाएँ, आजकल तो मुश्किल है, आजकल मैं हुँ, हुँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि आप हुँ, हुँ, स्कॉलरशिप के बगैर आ जाएँ, हुँ, क्योंकि हुँ, अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो क्योंकि कोविड की वजह से आजकल मसले हुँ, हुँ, मसाइल ज़्यादा हैं, तो हुँ, आपको हुँ, जॉब शायद इतनी आसानी से ना मिले। हुँ, हुँ, अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे आ जाएँ इन ममालिक में, तो आपको जॉब्स क्योंकि घंटे के हिसाब से मिलती हैं, तो हुँ, आप हुँ, आराम से उनसे अपना गुज़ारा कर सकते हैं। अगर हुँ, आप हुँ, पार्ट टाइम जॉब भी करें, तो भी आपका गुज़ारा अच्छा हो जाता है। हुँ, हुँ। मतलब वही आपने अपने लिए ऑप्शंस खुद से ढूँढनी है, लेकिन फिर भी आप वार्न कर रही हैं कि वो आपको देख के ये ना हो कि इरम को अगर मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। तो आपने पहले ही वार्न कर दिया कि मुझे नहीं देखी, क्योंकि वाक़ई आज पूरी दुनिया में जो है ना कोविड की वज़ह से बिल्कुल, सिचुएशन बिल्कुल जो पहले नॉर्मल थी ना वो अब नॉर्मल हो गई है। एबनॉर्मल अच्छा, और तो एबनॉर्मल नॉर्मल हो गया। हाँ, तो आपका प्लान तो वाक़ई जो है ना बहुत, मैं पॉज़िटिव कह रही थी, तो ये भी पॉज़िटिव केयर में है कि आपने डबल डॉक्टर बनना है, तो वो डबल डॉक्टर डबल टाइम पे ही आपने सर्व करना है। पीएचडी के डॉक्टर बन के आपने टीचिंग सेक्टर में जाना है, वहाँ पे भी आपने और जितनी है ना फिज़ियोथेरेपिस्ट बनाने हैं, और फिर आपने क्लिनिक खोल के खिदमत-ए-ख़ल्क़ में लोगों को जो है ना ट्रीटमेंट भी देना है। और तो ये रिसर्चर बहुत भी अच्छी बात। बनूँगी हाँ, होपफुली। रिसर्चर मैं, बल्कि अभी मुझे मेरे रिसर्च माइंड में एक क्वेश्चन भी आया था क्योंकि मैं खुद रिसर्चर हूँ, तो मैं ना आपसे भी पूछना चाह रही थी कि अब आप पीएचडी स्कॉलर तो हैं, तो फिजियोथेरेपी में क्या मतलब रिसर्च होती है, आपके क्या टॉपिक्स होते हैं, फिर उसमें क्या डिस्कशन होती है? पेपर भी ऑब्वियसली पीएचडी तो पेपर्स के बगैर नहीं होती, मतलब तो आपकी रिसर्च में जो है पेपर्स क्या होती, मतलब कई स्टूडेंट्स हैं कुछ रिसर्च में अगर वो इंटरेस्टेड हो, लाइक बिल्कुल। अगर उनको फील्ड नहीं पसंद लेकिन देखें कि इसमें जो रिसर्च है वो बहुत मजे की हो रही है, तो वो फिर उस रिसर्च की बेस पे जो है ना इस फील्ड को चूज कर ले। थोड़ा सा ये बिल्कुल। बता दें क्या रिसर्च होती है इस बहुत पे? सारे स्टूडेंट्स जब मैं पढ़ा रही थी रिफ़ा में, तो बहुत सारे हम्म, स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो इस वज़ह से आते थे कि उन्हें इस फ़ील्ड की रिसर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब बच्चे ये हम्म, बताते थे तो बहुत खुशी होती थी कि हम्म, बच्चे इस वज़ह से आ रहे हैं क्योंकि इस फ़ील्ड में रिसर्च अच्छी हो रही है।
तो हुँ, इस फील्ड में रिसर्च जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ज़्यादातर जो पाकिस्तान में रिसर्च होती है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी या ऐसी स्टडी होती है, हुँ, ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप कुछ इलाज वगैरह नहीं करते, आप सिर्फ देखते हैं या लोगों से चीज़ों के बारे में पूछते हैं। जैसा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या मेडिकल स्टूडेंट्स में ज़्यादा बैठने की वजह से कमर का दर्द कितना है, हुँ, उसमें कोई इलाज नहीं है, बस ये पता करना है कि वो कितना दर्द है, हुँ, या ये देखना कि दर्द जो हो रहा है वो किन किन वजूहात की बिना पे हो रहा है, बैठने की वजह हुँ, से या पेपर के दिनों में कमर में दर्द ज़्यादा हो जाता है, टेंशन की वजह से ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, या किस वजह से है। तो हुँ, उसके लिए कुछ पहले से फॉर्म्स होते हैं या क्वेश्चन होते हैं जिनको जो सर्वे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे, और उससे वो नतीजा अखज़ करते हैं। इसी तरह से जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं या एमएस में जाते हैं तो ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि बच्चे कुछ, क्योंकि डीपीटी के लेवल पे ये होता है क्योंकि वो डॉक्टर हुए नहीं होते तो हुँ, वो हुँ, इलाज कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल इस सही। वजह से वो इलाज नहीं कर सकते तो हम लोग ऐसी फिर उनसे करवाते भी नहीं है स्टडी जो जिसमें कि उनको इलाज करना पड़े। हुँ, हुँ, फिर जो एमएस में होता है क्योंकि वो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं तो उस टाइम पे वो इलाज कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चों से ऐसी रिसर्च करवाई जाए जिसमें कि वो मरीज़ का इलाज करके कोई भी हुँ, ट्रीटमेंट दे के वो हो सकता है कि इलेक्ट्रोथेरेपी, जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी मैंने जैसे पहले बात की कि डिफरेंट किस्म के करंट के साथ इलाज है, वो हुँ, उसको हुँ, किसी एक क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यूरो में भी बहुत सारी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल करके मरीज को ठीक किया जा सकता है। तो इसी तरह हुँ, से हर चीज़ में बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो आप किसी हुँ, एक हुँ, टेक्निक को उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं या किसी एक नई इलाज के तरीके को इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि उसका उस मरीज के ऊपर क्या उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। हुँ, तो ये हो सकता है। और पीएचडी में मेरी अभी जो रिसर्च है वो फिजिकल हम लोग एक्टिविटी देख रहे हैं या लोग कितनी हरकत करते हैं हुँ, दिन में, कितना चलते फिरते हैं, कितना हुँ, वर्जिश करते हैं और वर्जिश किस हद तक उसकी इंटेंसिटी होती है, ये हम लोग हुँ, देख रहे हैं। एक हुँ, डिस्टोनिया कंडीशन होती है न्यूरोलॉजिकल उसमें। तो हुँ, इसके बाद हमारा एक प्लान ये भी है कि हम लोग इसके बाद 2 अम, जो वर्ज़िशें हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे या हुँ, उनका उनका देखेंगे क्योंकि इस डिस्टोनिया में इलाज वग़ैरह तो बहुत कम है। तो इस वज़ह से हम लोग हुँ, अभी देखेंगे कि उन उसका उससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। हुँ, हुँ, सही हो गया। इरम अभी आपने न्यूरो की बात की और उसमें आप ये भी आपने पहले भी बताया कि करंट वगैरह का भी मतलब यूज़ होता है। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि जो साइकोलॉजिस्ट होती है वो लोग भी मतलब ऐसा ही काम करते हैं। तो आप दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि फिजियोथेरेपी और साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो डिफरेंट काम करते हैं मतलब वो उनमें भी है वो भी न्यूरो से यही है करंट लगाते हैं क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है तो जैसे हम अगर मूवीज में देखते हैं तो वो साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं ना कि आपको पागल करना हो तो करंट लगा के करते हैं तो इसमें दो आप थोड़ा सा डिफरेंस बता दें मेरे जैसे लोगों के लिए जो इसको सेम ही समझ रहे हैं। अम, मेरे हाथ से मुझे क्योंकि साइकोलॉजी या साइकेट्री के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो हम्म शायद सिर्फ दिमाग के ऊपर करंट लगा के वो भी हम्म सिर्फ एक तरीका उनका उनका भी एक तरीका इलाज होगा, इसके अलावा और भी हम्म बहुत सारे तरीके होंगे। तो हम्म हालांकि दिमाग के ऊपर भी करंट लगा के ठीक किया हम्म जा सकता है फिजियोथेरेपी में, हम्म जिसे हम लोग हम्म ट्रांसक्रेनियस क्रेनियल इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन कहते हैं, जिसमें कि हम लोग मिसाल के तौर पे अगर इस यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको हम लोगों ने स्टिमुलेट करना है दिमाग के इस हम्म हिस्से को, तो हम इस हिस्से हम्म के ऊपर करंट लगा के उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। जो हम्म साइकेट्री या साइकोलॉजिस्ट हैं वो शायद उस हिस्से के ऊपर काम नहीं करते होंगे क्योंकि वो हम्म जो हिस्सा हम लोग ज़्यादातर देखते हैं वो
ज़्यादातर हरकत से रिलेटेड होता है, हम्म, मूवमेंट से रिलेटेड होता है, लेकिन साइकोलॉजी में शायद वो मूवमेंट को उस तरह से नहीं देख रहे होते, वो लोगों के और बिहेवियर को और बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो हो सकता है कि उनका वो जिस एरिया को सिमुलेट कर रहे हों वो डिफरेंट हो या डिफरेंट करंट इस्तेमाल कर रहे हों। उसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा बता भी नहीं सकती। सही हो गया। मतलब दोनों डिफरेंट हैं वो, जैसे मेरे बिल्कुल। जैसे आम लोग ना उसको मिक्स नहीं करते, वो डिफरेंट ही होगा। वो साइकोलॉजिस्ट का काम है और ये फिजियोथेरेपिस्ट हाँ, का काम है। अच्छा, चलो। जितनी हमने डिस्कशन की है उसमें ये है कि आप लोगों की जो मेन फोकस है ना वो मूवमेंट है। जैसे आपने शुरू में भी बताया कि जिन्हें जैसे लकवा हो जाता है या फॉलेज हो जाता है कि बॉडी की मूवमेंट जो होती है ना वो रुक जाती है, तो उसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो चेक करती हैं कि बॉडी में मूवमेंट है। मतलब अगर, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन मेरी साइंस यही कहती है कि वो ये बॉडी मूवमेंट है कि आपके ब्रेन के साथ वो कनेक्टेड है कि नहीं है, कि उसका मैसेज ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन उसको आंसर करता है कि नहीं। तो आप लोगों का शायद मेन फोकस यही होता है कि आपने वो चेक करना है, अगर तो थोड़ी सी भी मूवमेंट हो रही है तो फिर उस मूवमेंट को कैसे इनहेंस किया जाए, ज़्यादा कैसे किया जाए, उसके ऊपर फोकस होता है, अगर मैं ये सही न्यूरो हूँ में तो। ही ऐसे होता है, हाँ, न्यूरो में ऐसे होता है। जो हम्म, दूसरी फील्ड है उनकी डिफरेंट कहानी है। हम्म, जैसे कार्डियो पल्मोनरी की मैंने आपसे बात की थी, तो कार्डियो पल्मोनरी हम्म, फिजिकल थेरेपी में फेफड़ों और दिल के मसले मसाइल को ठीक किया जाता है। तो हम्म, वो क्योंकि उसकी बीमारियां अलग से होती हैं, तो इस वजह हम्म, से उसमें नसों के ऊपर काम नहीं किया जाता, उसमें इस तरह की हम्म, चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया जाता। इसी तरह हम्म, मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी के ऊपर में भी नसों के ऊपर उस तरह से काम नहीं किया जाता, हम्म, उसमें पट्ठों के ऊपर और जोड़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हम्म। डिफरेंट फील्ड हैं। हाँ, डिफरेंट। तो मतलब वही आपकी उसमें भी मूवमेंट आ गई, यहाँ पे नर्व्स की है, मूवमेंट यहाँ है, पे हाँ, आपके मसल्स की है, बिल्कुल, मसल्स की मतलब बिल्कुल, मूवमेंट की, मूवमेंट वही है से। कि हाँ मूवमेंट आ रही है तो उसी के ऊपर आपका सारा काम है। हाँ, अच्छा अगर मुझे दिमाग के साथ मसला है तो वो न्यूरो वाला ठीक करेगा। अगर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो वो दिल के साथ कोई मसला है तो उसका ऑपरेशन करेंगे। अगर हम्म, ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो वो जोड़ों के मसले को हल करेंगे, उसकी सर्जरी हम्म, करेंगे या दवाई देंगे। हम्म, तो हम्म, इस तरह से जिस तरह एमबीबीएस में डिफरेंट फील्ड्स हैं, इसी तरह से इसमें भी डिफरेंट आगे फील्ड्स हैं। हाँ सही हो गया। मेरा मुझे यहाँ पे वैसे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, शायद जो हमें सुन रहे हैं उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आए। हमने सुना है कि जो एमबीबीएस भी डॉक्टर्स बनते हैं वो डॉक्टर बनने के बाद साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में जाते हैं, फिर वो सर्जरी भी कर सकते हैं। मतलब वो एक वो आप उसको साइकेट्रिस्ट भी कह सकते हैं, डॉक्टर भी कह सकते हैं। तो क्या आपकी ये जो फील्ड है फिजियोथेरेपी में भी एमबीबीएस के बाद आते हैं लोग, मतलब उसमें एज अ इंटरेस्ट, या फिर आप ये समझ लें कि जैसे आपने मूवमेंट वाली बात की है तो वो सिर्फ सर्जरी करने के लिए, कि कुछ दोनों, मतलब अगर एक ही चीज एक ही इंसान के पास है कि वो सर्जरी भी कर सकता है और वो फिजियोथेरेपी का भी एक्सपर्ट है, तो वो ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट कर सकता है, तो इस तरह भी पॉसिबल है। मेरे ख्याल से दोनों फील्ड बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। हम्म, हालांकि बेसिक सब्जेक्ट्स सेम है, जैसे अनेटमी हम डीपीटी वाले भी पढ़ते हैं, और हम्म, अनेटमी जो है वो एमबीबीएस वाले भी पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी डीपीटी के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। इसी तरह हम्म, से सारी जितनी भी बेसिक सब्जेक्ट्स है, बायो केमिस्ट्री हो गई, फार्मा हो गया, और पैथोलॉजी हो गई, ये सारी वो चीज़ें हैं जो दोनों तरफ के तालिबे इल्म पढ़ते हैं। लेकिन हम्म, आगे जो जाके इलाज का तरीका है वो डिफरेंट मुख्तलिफ हो जाता है, इस वजह से फिर वहाँ पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। हम्म, जैसे हम लोग सर्जरी पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग सर्जरी बहुत डिटेल से नहीं पढ़ते हैं। हम लोग सर्जरी इस हम्म, वजह से पढ़ते हैं ताकि बच्चों को पता हो या हमें पता हो कि सर्जरी हम्म, हुई है तो किस तरह से हुई है, और क्या क्या, हम्म, क्या उसकी वजह से एहतियात हो सकती है जो फिजियोथेरेपिस्ट को देखनी चाहिए। और वो हम्म, मिसाल के तौर पे कोई एक मूवमेंट है जो वो बंदा नहीं कर सकता अभी कुछ अरसे के लिए, जो हम्म, फिजियोथेरेपिस्ट ने नहीं हम्म, करवानी, तो इस हम्म, उसका मकसद ये होता है ज़्यादातर। तो हम्म, बाकी इलाज का तरीका मुख्तलिफ होता है। लोग एमबीबीएस के बाद लोग ज़्यादातर, मैंने जितना मैंने सुना है, वो स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी की तरफ लोगों का ज़्यादा होता है।
कि अगर वो आना चाहें तो उन्हें स्पोर्ट्स की फ़ील्ड जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। बाकी जो है मैंने इतना सुना नहीं है कि एमबीबीएस के बाद लोग डीपीटी करना चाहें। और इसी तरह से डीपीटी के बाद भी बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम एमबीबीएस करें। ज़्यादातर डीपीटी करने के बाद अपनी फ़ील्ड को में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। नहीं ऑब्वियसली वो भी डॉक्टर ही हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि अब आप मतलब हर चीज़ एक ही चीज़ में आपको जो है ना एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, 2 चीज़ें मिक्स हो जाएँगी तो आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि अब जैसे जैसे हमारे नॉर्मली लोग जो कहते हैं ना कि बस ये डॉक्टर समटाइम्स इवन हमारे जो बड़े होंगे या कुछ नर्स मतलब इनको जितनी अवेयरनेस नहीं होती, उनको ये हम बताएं कि हम पीएचडी डॉक्टर है तो हमसे भी मेडिकेशन पूछ रहे होते हैं, हम वो वाले डॉक्टर नहीं है। तो अगर एक अगर आपने एमबीबीएस कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज का इलाज कर सकते हो, उसमें भी आगे बिल्कुल, स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल। बेशक समटाइम्स आप देखते हो कि अब आप देखिए एक ही जैसे आपने बताया कि आप एनाटॉमी भी पढ़े है तो वो एक ही इंसान है, लेकिन उस इंसान में भी कितने फंक्शन हैं कि एक पूरा इंसान भी एक इंसान के पूरे बॉडी फंक्शंस को वो याद नहीं रख सकता। तो बिल्कुल। इसीलिए आगे स्पेशलाइजेशन अब एक्सरसाइज के लिए अलग है, माइंड साइकोलॉजी के लिए अलग है। अब साइकोलॉजी भी चीज़ है ना जो आप सोचते हैं आपकी थिंकिंग से रिलेटेड वो अलग फील्ड हो जाती है, फिर आपकी बॉडी में बोन्स का अलग सारा एक जो है ना डिफरेंट हो जाता है, तो वो उसमें मिक्स अप नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा है अगर आपको अगर मैंने अभी जितना मुझे इस फील्ड से इतना नहीं पता तो मैं एज अ स्टूडेंट जिसको इस फील्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे अब ये समझ आ गया कि अगर आपका इवन डॉक्टर जो वो होता है ना कि जिससे आपको बॉडी का पता हो कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, जैसे आपने मूवमेंट्स का बताया, नर्व्स का बताया, कौन सी नर्व कैसे किससे एसोसिएटेड है, तो अगर आपका ये भी इंटरेस्ट है, अगर आप एक ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना चाह रहे हैं जो डॉक्टर्स को सिर्फ नॉलेज होता है, तब भी ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। दूसरा फिर आपने स्कोप इसका इतना अच्छा बता दिया, और अगर पीएचडी रिसर्च करनी है आपको उसमें भी आपके पास यानी आपके पास मल्टी ऑप्शन है इसके अंदर। मतलब एक ऐसा ही एक जो आप सब्जेक्ट उसको नाम छोटा सा लेकिन उसमें जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है ना वो बहुत ज्यादा है। तो कोशिश यही थी कि आपको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए और अवेयरनेस दें कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको नहीं पता कि ये भी एक सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, इसमें भी आपके पास फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटीज हैं विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान आपके पास जो है ऑप्शंस हैं। तो बहुत शुक्रिया इरम, आपने कम्प्रिहेंसिवली अपने सब्जेक्ट्स को मैं कहती हूँ हक अदा कर दिया आपने अपनी फील्ड का कि स्टूडेंट्स जो है ना अगर उनका जो है ना मैं अट्रैक्ट हो गई हूँ, लेकिन अब मेरी पीएचडी होगी, अगर नहीं हुई होती तो मैं भी सब्जेक्ट को जो है ना चूज करती, डॉक्टर भी बन जाएं, आप खिदमत खल्क भी करें और आप टीचिंग के शोबे में भी चले जाएं, तो बहुत अच्छी जो है ना ये एक फील्ड है। और मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, अगर आप मेडिकल एमबीबीएस की साइड पे नहीं जा पाते हैं तो आप इस फील्ड को कंसिडर करें। आप अपने इर्द गिर्द में लोगों की एग्जाम्पल देखें जो उसको एज अ फ्यूचर सब्जेक्ट ले रहे हैं, जिसकी सबसे पॉजिटिव एग्जाम्पल हमारे सामने इरम बैठी हुई है, कितनी खुश भी हैं, उन्हें एक भी वो उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की कि इसमें आपके बाद वो बता रही हैं आप क्लिनिक भी खोल सकते हैं, आप उसके बाद मुश्किलात है, एजुकेशन में भी ऐसा जा नहीं सकते हैं। है। नहीं वो तो ऑब्वियसली चलिए है इरम, फिल्म में होते हैं, ऐसा वो नहीं हो मुश्किलें सकता तो कि वो नहीं मुश्किलें तो हैं ऑब्वियसली, जो स्कॉलरशिप भी लेके जैसे मैं अगर स्कॉलरशिप लेके आई हूँ, ये तो नहीं है ना मुझे प्लेट में रख के स्कॉलरशिप मिल गया था, तो मुश्किलें हर जगह हैं। वो तो ऑब्वियसली एक वो कहते हैं ना कि अगर आपने एक बिल्डिंग पे चढ़ना है तो सीढ़ियां तो आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी ना, कोई आपको खुद से हवा से तो उठा के नहीं ले जाएगा, तो वो आपके, तो हम सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं कि आपके पास ये भी एक फील्ड है, ये भी एक ऑप्शन है, आप जिसको कंसिडर करें, इसमें भी आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। तो इरम आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब इस सेशन को क्लोज करूंगी, डॉक्टर साहब हमें नहीं ज्वाइन कर पाए, शायद उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई इशू है, हमारा उनसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा, तो उनसे हम फिर टाइम लेंगे और फिर नया सेशन अरेंज कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी हमारे सुनने वाले स्टूडेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, उनको हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू डीपीटी एक जो फील्ड है फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, उन्हें पता काफी इसके बारे में पता चला होगा और वो भी अपने बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि आप इस फील्ड को जो है चूज करें। तो मैं आप सबसे
जो है इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ फिर अपने मंथली लाइव सेशन के साथ किसी और टॉपिक को लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप सबका मुझे और इरम को सुनने का शुक्रिया, और आपने जितनी हमसे इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ली है, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।